अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ तला सलीम एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस और मुख्तलिफ चीज़ें हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से लेक्चर्स या क्विज़ेस आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ vtuitions.com। और अगर आपने हमें यूट्यूब पे फॉलो अभी तक नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमें प्रमोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। हमने सारे लेक्चर अपने कवर कर लिए थे चैप्टर 3 के। अब हम चलते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स आपके लिखे हुए हैं वो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई लाइसोसोम्स इज आर कॉल्ड सुसाइडल सेक्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम्स जो हैं वो सुसाइडल सेक्स इसलिए होते हैं कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एट द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस। यानी आपकी बॉडी को जब नीड होती है कि सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, या कुछ सेल्स ओल्ड हो गए या कुछ हार्मफुल है, या ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, जब आपको मैंने फिंगर वाली एग्जांपल दी थी कि इन हाथों के बीच में जो उंगलियों के बीच में जो सेल्स हैं वो सारे डेड हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो उसमें क्या होता है कि सेल कमांड भेजता है, बॉडी कमांड भेजती है सेल को, और सेल में क्या होता है कि सुसाइडल सेक्स यानी लाइसोसोम्स अपनी मेम्ब्रेन रप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। सो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल सेक्स बिकॉज दे लाइज यानी ब्रेक देमसेल्व्स टू रिलीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन केस ऑफ एपोप्टोसिस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमेएबल इन नेचर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल, सेमी परमेएबल या डिफरेंशियली परमेएबल इसलिए है क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सिर्फ पास होने देती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। इसी तरह अगला सवाल है व्हाई प्लांट सेल वॉल इज रिजिड। तो प्लांट की सेल वॉल रिजिड इस वजह से होती है क्योंकि प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोस होती है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि प्लांट की सेल वॉल इसलिए भी रिजिड होती है कि सेकेंडरी वॉल होती है, और सेकेंडरी वॉल में लिग्निन की स्टोरेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिजिडिटी आ जाती है। तो ये दोनों हो सकते हैं रीजंस। फर्स्ट वन इज बेटर देन दी नेक्स्ट वन। Why chloroplast is called energy converting cell organelle। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एनर्जी कन्वर्ट करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं जो पिगमेंट दे रहे थे ग्रीन कलर। फिर साथ ही मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा ग्रेना वाला कॉन्सेप्ट के लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन होता है उनमें, और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस यानी। तो क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसे पत्ते जो होते हैं लीफ, उनमें क्लोरोप्लास्ट सपोज मौजूद है, तो वहां से एनर्जी ट्रैप हो जाती है, और उसके बाद प्लांट लाइट एनर्जी को, या क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स यूकैरियोट से सिर्फ साइज की बेसिस पर मुख्तलिफ हैं, कि जैसे 70s सिडबर्ग कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट है सिडबर्ग यूनिट, कि 70s जो है वो प्रोकैरियोट्स के केस में इनका साइज होता है और यूकैरियोट्स के केस में 80s साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू बैक्टीरिया। अब आप वही पुराने लेक्चर पर जाएं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको बताया कि ये खुद से भी एक सेल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डीएनए मौजूद है। तो ये राइबोसोम्स भी तो ये प्रोटीन भी बनाते हैं और एंजाइम्स भी बनाते हैं, यानी सेल को डिवाइड होने की, सेल के बगैर भी ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इनको सेल की जरूरत नहीं है कि सिर्फ सेल डिवाइड हो तो भी यही ऑर्गेनिकली डिवाइड हो सके। तो अब क्योंकि देखें माइटोकॉन्ड्रिया एक सिंगल एक प्रोकैरियोट ही हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए वो प्रॉपर न्यूक्लियस में नहीं है। तो अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो डीएनए वो भी सिमिलर होगा यूकैरियोट के हिसाब से, क्योंकि दोनों में डीएनए तकरीबन स्ट्रैंड लाइक होते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि डीएनए का वही काम कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए एंजाइम प्रोटीन बना रहा है, और बैक्टीरिया के अंदर भी यही काम कर रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी आपके सेल में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी की सूरत में मौजूद होती है, और एटीपी की सूरत में ही होती है।
तो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो उनमें जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी की शक्ल में ही होती है। तो ये एटीपी कहाँ से आ रही है कि ये एटीपी बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। 8th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका शॉर्ट का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन परऑक्सीजोम एंड ग्लाइऑक्सीजोम। तो ये मैंने लेक्चर जो एक डिलीवर किया था परऑक्सीजोम्स ग्लाइऑक्सीजोम्स का, मैंने वही पूरा एज इट इज यहाँ पे ये लेक्चर से कॉपी किया हुआ है, कि आप देख सकते हैं कि परऑक्सीजोम्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ग्लाइऑक्सीजोम्स में भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ग्लाइऑक्सीजोम्स आर स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम्स। फिर परऑक्सीजोम्स डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करवा रहे थे, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करवा रहे थे बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम विच इज कैटलेस। जबकि ग्लाइऑक्सिजोम्स की बात करें तो ग्लाइऑक्सिजोम्स फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करवा रहे थे कार्बोहाइड्रेट में एक साइकिल के थ्रू, जिसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। और परऑक्सीजोम्स लिवर में पाए जाते हैं, जबकि ग्लाइऑक्सिजोम्स फैट्स स्टोरिंग टिश्यूज में पाए जाते हैं। बाकी इसके और भी रीजन होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं, तो शॉर्ट में नॉर्मली 3 भी वैसे इनफ होते हैं। बाकी ये कि आपको अगर मजीद कोई और भी इजी लग रहे हो, लेक्चर में मैंने और भी लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो लेक्चर आपको इसके लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। तो पहला डिटेल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप वही चीज एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक दो लाइन में उसको डिफाइन कर देंगे क्या होता है, और उसके बाद फिर आप उसके स्ट्रक्चर फंक्शन पर आए, यानी पहले उसके टाइप्स डिफाइन करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप बता दें कि राइबोसोम्स होते हैं इनकी सरफेस पर, और इनके फंक्शंस वगैरह बता दें। इसी तरह स्मूथ में भी, और कोशिश करें कि आप इसमें डायग्राम बना दें। वैसे डायग्राम इसकी कोई ज्यादा इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में आप इस तरीके से डायग्राम बना दें कि यहाँ पर एक सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आप यहाँ पर ये इस तरह बीट्स या छोटे छोटे से डॉट्स आप बना दें, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। आप इसको लेबल कर सकते हैं कि दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज आर दी राइबोसोम्स। स्मूथ के केस में आप जस्ट के स्मूथ आप बना दें, तो वो बेसिकली स्मूथ है, तो आप यहाँ पे लेबल कर देंगे कि स्मूथ सरफेस। तो ये इस तरह आप डायग्राम बनाते हैं छोटी सी, इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, एक्सप्लेन द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले क्या होती है आप एक दो लाइन में डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन यानी किस किस चीज से मिलकर बना है, फंक्शन क्या होते हैं, तो ये आप सारी चीजें लिख दें और यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैसे नीड नहीं है, लेकिन अगर स्टिल आपके पास टाइम हो तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको इतना ज़्यादा डीप में बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बना दें। वैसे कोशिश करेंगे इस सवाल में भी डायग्राम बना दें ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी हो। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो यहाँ पर भी डायग्राम आप लाजमी बनाएं, कि लाइसोसोम की डायग्राम में भी कोई मुश्किल नहीं है। सर्किल के अंदर एक और आपको सर्किल बनाना है, आपको जस्ट डॉट्स करने हैं उसको, और बस ये लाइसोसोम की और डायग्राम रेडी हो जाएगी। मिनट भी नहीं लगेगा, दोनों इन तीनों की डायग्राम बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से आप लाइसोसोम्स को डिफाइन कर दें, उसके फंक्शन एक्सप्लेन कर दें। और क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विद सूटेबल डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम नेसेसरी है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम लाजमी तौर पे बनानी है। तो डायग्राम अच्छा लेबल लाजमी करिएगा, डायग्राम नोट्स में मैंने बनाई हुई है, आप वहां से देख लें। या अगर स्टिल मुश्किल लग रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं और आसान करके आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम भेज दूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम यहाँ पे लाजमी बनानी है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें डायग्राम का जिक्र नहीं होता, लेकिन इम्प्रेशन और ये कि आपका आंसर में लेवरेज आता है कि आपने डायग्राम से उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह आप जो क्वेश्चन 1 2 है वो आप इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का आप स्ट्रक्चर आप और फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन है सेल वॉल की, के प्राइमरी वगैरह, आप वो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी आप डायग्राम बनाएं।
डायग्राम के बाद आप उसका स्ट्रक्चर की हेडिंग डाल के आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। वही आप वेसिकल्स और क्रिस्टी सिस्टर्नी ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करें और उसके फंक्शन को भी फिर एक्सप्लेन करते जाए। और लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी टाइप्स, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में आप अगेन साइटोस्केलेटन की एक डेफिनेशन दें और उसके बाद फिर उसकी टाइप्स, कौन सी टाइप्स थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और फिर आप एक एक को डिफाइन कर दें और इस तरह स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक के इतना ही था। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। तो अगर आपको इसमें से भी कोई क्वेरीज हो या कोई चैप्टर से क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और आपके देखने का बहुत शुक्रिया।